गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का नवंबर महीना का राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य में कुल लगभग 9 टॉपिक दिया हुआ है। उसका आज 4 टॉपिक का हम लोग विश्लेषण करेंगे, डिटेल में समझेंगे बातों को, और उसके बाद फिर इसका MCQ भी लगा लेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे, ताकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट के दृष्टि से और ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से, फैक्ट की दृष्टि से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखिए, पहला कहा गया है कि संसद के विशेष सत्र में नए संसद भवन में विधायी कार्य प्रारंभ। पुराने संसद भवन का नाम अब संविधान सदन रखा गया। तो पहले बातों को समझ जाते हैं। संसद के विशेष सत्र में नए संसद भवन में विधायी कार्य प्रारंभ। पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया? आप संविधान सदन रखा गया। फैक्ट यहीं से बनता है, ठीक है। देखिए, जैसा कि हमको पता है हम लोगों को कि एक पुराना संसद भवन था जो इस टाइप से कुछ था, एक नया संसद भवन बना है जो कुछ इस टाइप से है ना। अब इसमें जो भी कार्य होता था, पुराना संसद भवन, पुराना नया संसद, जितना भी काम होता था सब काम इसमें शिफ्ट कर गया है ना। और यहाँ काम का शुरुआत हुआ है 19 सितंबर 2023 से। कब से किया गया है? 19 सितंबर 2023 से यहाँ जो नया संसद भवन बना है उसमें कामकाज शुरुआत कर दिया गया, ठीक है। और ये जब ये खाली हो गया, अब ये पुराना जो संसद भवन है इसका नाम क्या कर दिया गया है? संविधान सदन। यानी जो इसका नाम अब होगा वो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। और संसद भवन तो अब ये बन गया, ठीक है ना। विशेष सत्र, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए, संसद में वैसे तो 3 सत्र चलते हैं। जैसे कि पहला क्या होता है? बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। 3 सत्र चलता है। लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थिति में एक विशेष सत्र का भी आयोजन किया जाता है। विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है। तो ये जो नया संसद भवन में जो पहला सत्र चला ना, वो विशेष सत्र से आहूत किया गया। विशेष सत्र से इसका पहला सत्र जो था, न तो बजट सत्र था, ना ही वो क्या था, मानसून सत्र था, ना ही शीतकालीन सत्र था। किस सत्र से शुरुआत किया गया है? तो विशेष सत्र से, विशेष सत्र से, है ना। विशेष सत्र से शुरुआत किया गया है। अब तक भारत के इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में कुल 9 बार विशेष सत्र का आयोजन किया गया। विशेष सत्र का आयोजन किया गया, ठीक है ना। विशेष सत्र कितना बार हुआ है? 9 बार। तो यहाँ पर क्या क्या जानने के बात है कि पुराना संसद भवन का नाम क्या हो गया है? तो संविधान सदन। किस तारीख को नया काम शुरू हुआ है? पहला काम शुरू हुआ है नया संसद में तो 19 सितंबर को शुरू हुआ है। अब पहला जो काम शुरू हुआ किस सत्र के अंतर्गत शुरू हुआ है? तो विशेष सत्र के अंतर्गत शुरू हुआ है। विशेष सत्र आज तक कितनी बार हुआ है? तो कुल 9 बार हुआ है। कौन कौन सा सत्र होता है? तो जैसा कि बता दिए हम लोग क्या क्या होता है। बजट सत्र, शीतकालीन, ये मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बस इतना ही तो था, और तो हमको लगता है ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, एक चीज़ और जान सकते हैं कि जो विशेष सत्र हुआ उसमें कौन सा काम किया गया। पहला काम क्या हुआ है? तो महिला को जो आरक्षण दिया गया लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा, राज्यसभा नहीं, सॉरी, विधान सभा, यानी जितने भी राज्यों का विधानसभा है, राज्यों का विधानसभा, उसमें महिलाओं को क्या मिलेगा? 33% आरक्षण, आरक्षण मिलेगा, है ना, आरक्षण मिलेगा। इसके संबंधित जो विधेयक आया था ना, उसी को पारित किया गया और वो अधिनियम बन गया। ये 128वां विधेयक के रूप में आया था, 128वां विधेयक। तो पूछ सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सबसे पहला काम में क्या किया गया है? तो महिला आरक्षण से संबंधित, जो कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में लागू होगा, आरक्षण से संबंधित 128वां विधेयक लागू किया गया। और ये विधेयक को पारित कर दिया गया
संसद के दोनों सदनों के द्वारा। अब ये अधिनियम बन चुका है, ये जब पारित हो गया तो अधिनियम बन गया। कैमा अधिनियम बन गया? 106वां अधिनियम बन गया। वो लोग हम आगे भी पढ़ेंगे इसका, इसलिए इसका ज़्यादा डिटेलिंग अभी लेकर है, आगे वाला में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इस तरह से है कि पूछ सकते हैं कि पहला काम क्या हुआ, तो महिलाओं से संबंधित 33% आरक्षण से संबंधित विधेयक प्रस्तुत किया गया, ये इसका पहला काम हुआ है। तो पहला काम भी याद रखना है कि संसद भवन में पहला काम क्या हुआ है, तो 33% आरक्षण दिया गया महिलाओं को। किसमें दिया गया है? लोकसभा में और राज्य विधानसभा में। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, इसमें राज्यसभा और पुदुचेरी का विधानसभा एक्सक्लूड है, बाहर है, उस पर आरक्षण लागू नहीं होगा। और हाँ, एक बात ये भी याद रखिएगा कि विधानसभा में दिल्ली का विधानसभा पर भी आरक्षण लागू होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखिए दूसरा क्या है, महिला आरक्षण अधिनियम 106वां संविधान संशोधन अधिनियम नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम। अभी चर्चा हम लोग किए था ना चर्चा कि ये पुराना संसद भवन था, वो अब शिफ्ट कहाँ कर गया, नया संसद भवन में शिफ्ट कर गया, कुछ इस तरह से है ना, ये काम शिफ्ट कर गया। तो पहला जो काम हुआ नया संसद में, तो पहला जो काम हुआ है ना, ये 18 सितंबर से 22 सितंबर तक एक विशेष सत्र का आहूत किया गया, विशेष सत्र को आहूत किया गया, बुलाया गया। और क्या किया गया इसमें, महिलाओं को आरक्षण से संबंधित लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण से संबंधित 33% आरक्षण से संबंधित जो विधेयक था 128वां विधेयक को रखा गया। 128वां विधेयक को महिला आरक्षण विधेयक को रखा गया और इसे पारित कर दिया गया, बहुमत से पारित किया गया। अब पारित होने के बाद वो क्या बन गया, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। पारित होने के बाद जब पारित होने के बाद ये क्या बन गया, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्योंकि ये तो पारित हो चुका है, दोनों सदनों से पारित हो गया, तो अधिनियम का रूप ले लिया। इस पर राष्ट्रपति महोदय 29 सितंबर को क्या किया, अपना मुहर भी लगा दिया। अब ये कानून बन गया है। कानून क्या बन गया है कि लोकसभा में और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, सीटों में आरक्षण मिलेगा। लेकिन हाँ, ये अभी तुरंत लागू नहीं होगा। नया जो जनगणना होगा और एक परिसीमन जो होगा ना, परिसीमन क्या होता है, जो चुनावी जो संसदीय क्षेत्र में जो सीटों का बंटवारा होता है और क्षेत्रों का जो परिवर्तन होता है ना, जो परिसीमन होगा, नया परिसीमन हो गया और नया जनगणना होगा, उसके बाद ये कानून लागू होगा। लेकिन कानून बन चुका है, लागू होगा उसके बाद। ठीक है, एक बात और जान लीजिए, जानने लायक है कि ये सबसे पहला ये विधेयक आया था 1996 में। देवेगौड़ा का सरकार था, उसमें देवेगौड़ा जी का सरकार था। उसका ये अटका हुआ था, 27 वर्षों से अटका हुआ था। इस बार नया संसद भवन में इसको पूरा कर दिया गया और कानून का रूप दे दिया गया। ठीक है ना, तो 27 वर्षों से लागू अटका हुआ था ये विधेयक, ये हो गया। और जैसा कि बता ही दिए हम कि राज्यसभा और पुदुचेरी का विधानसभा इसमें शामिल नहीं होगा, लोकसभा शामिल होगा, राज्य विधानसभा शामिल होगा और केंद्र शासित प्रदेश में आपका कौन, दिल्ली का विधानसभा शामिल
होगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत हो? हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं पे बनेगा, यही बोलेगा कि नया संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम कौन था। आपको तो याद हो गया कि आपका महिला आरक्षण से संबंधित 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पहला अधिनियम था, है ना। बस याद रखिएगा, विधेयक जब बोलेगा तो 128वां और अधिनियम बोलेगा तो 106वां। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। विधेयक 128वां, अधिनियम 106वां। ठीक, चलिए इसी तरह से हम लोग आराम से बातों को धीरे धीरे सरल भाषा में समझते जाएंगे। बाकी सारा कुछ तो मैगजीन में लिखा हुआ है ही है, बस एक बार समझ लेना है, मैगजीन को पढ़ लेना है, बात पानी के जैसा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए अगला क्या है, अगला क्या बोलता है कि एक देश एक चुनाव के लिए संबंधित पहलुओं पर विचार हेतु पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में हर साल चुनाव होते रहता है अपना देश में। कभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो कभी राजस्थान में चुनाव है, तो कभी बिहार में है, तो कभी झारखंड में है, कभी कहीं तो कहीं नहीं, मतलब हर साल चुनावी कार्य चलता रहता है कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में, है ना। और फिर लोकसभा का अपना चुनाव तो होता ही है 5 साल पर, और अगर पहले भंग हो गया, लोकसभा भंग हुआ, तो फिर एक और चुनाव। तो इससे बचने के लिए सरकार चाह रहा कि पूरा देश में एक ही साथ एक ही बार में पंचायत से लेकर नगर निकाय से लेकर लोकसभा तक का, यानी विधानसभा और लोकसभा सबका चुनाव एक ही बार हो जाए, एक ही बार हो जाए। क्योंकि मैनेजमेंट तो हर बार उतना ही करना पड़ता है, थोड़ा सा और इफर्ट लगा देंगे तो विधानसभा का, लोकसभा का, नगर निकाय का, पंचायत का चुनाव एक ही बार हो जाएगा। वही ईवीएम लगाना है, वही एम्प्लॉय जाएंगे, वही प्रोसेस से काम होगा, थोड़ा सा और इफर्ट लगाकर पूरा एक ही साथ सबको कर देते हैं, ताकि 5 साल सरकार को काम करने का अवसर मिले, है ना। ये सरकार, ये देश हमेशा चुनावी प्रक्रिया में लागू नहीं रहे, नहीं तो देखते हैं क्या होता है कि पक्ष और विपक्ष में हमेशा तनाव बना रहता है, कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है और दोनों एक दूसरे पे छीटाकशी करते रहता है। चुनाव खत्म हो जाएगा, शांति बहाल होगा, सरकार काम करेगा, विपक्ष शांति से उसको सहयोग करेगा। चुनाव के समय में सरकार अगर सही भी काम करता है तो विपक्ष उसमें 10 कमी निकालेगा, सरकार भी विपक्ष को दबाने का कार्य करता है, तो ये चलता रहता है। तो अशांति का माहौल राजनीति में बना रहता है। एक बार चुनाव हो जाएगा, जितना तनाव रहेगा चुनाव के समय ही रहेगा, बाकी शांति का माहौल कायम रहेगा, सरकार भी आराम से काम करेगा। ये सोचकर क्या किया गया कि एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट लाया गया कि एक ही बार में पंचायत का, नगर निकाय का, लोकसभा का और विधानसभा, राज्य विधानसभा का चुनाव एक ही बार में करा दिया जाए। लेकिन भारत को, आप एक छोटा देश तो है नहीं, आप एक छोटा देश तो समझ नहीं रहे हैं कि वो स्विट्जरलैंड के जैसा, इजराइल के जैसा या फिर कोई और छोटा देश के है। ये अपने आप में बहुत बड़ा भूखंड है, बहुत बड़ा एक महाद्वीप के रूप में है तो भारतीय उपमहाद्वीप, लेकिन अपने आप में वो महाद्वीप के रूप में इतना बड़ा विशाल है। उसमें एक साथ चुनाव करना, वो भी पंचायत से लेकर लोकसभा तक का, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है ना, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। हो सकता है इसमें भ्रष्टाचार भी हो जाए, हो सकता है इसमें एम्प्लॉय जो काम में लगेंगे उसका कमी पड़ जाए, मैन फोर्स का कमी पड़ जाए, पैसा कमी पड़ जाए, बहुत कुछ मिसमैनेजमेंट हो सकता है। ये चुनौती है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे इसको टेकल किया जाए, एक समिति का गठन किया गया। देखिए यही बताना चाह रहा है कि एक देश एक चुनाव के लिए संबंधित पहलू पर जो हम लोग ये बात किए हैं, क्या क्या चुनौती आएगा एक देश एक चुनाव करवाने में, पर विचार करने तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। यानी एक समिति बना है, इस समिति का काम क्या होगा, विभिन्न पहलुओं पर बात करना, चुनौतियों पर बात करना, क्या क्या चुनौती, कौन कौन सा चैलेंजेज आएंगे एक देश एक चुनाव करवाने में, इस पर पूरा मंथन होगा। और इसका अध्यक्षता कौन करेंगे, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद।
इसका अध्यक्षता ये करेंगे। और फिर जैसा समझ आएगा, मंथन होगा, उसके आधार पर एक देश एक चुनाव करवाने का कार्य शुरू किया जाएगा, है ना। तो बस अभी ये समिति बना है, इस पर विचार मंथन हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति जी इसका अध्यक्षता कर रहे हैं, और उसके बाद आगे जो प्रोसेस होगा फिर हम लोग चर्चा करेंगे जैसा आ जाएगा रिपोर्ट। अगला आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है। प्रोजेक्ट चीता 1 वर्ष पूर्ण, प्रोजेक्ट चीता का 1 वर्ष पूर्ण। जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि चीता जो है भारत में एक विलुप्त प्रजाति है ना, विलुप्त प्रजाति है। ये 1992 में 1952 में इसको विलुप्त घोषित किया गया, है ना। लेकिन 2022 से फिर से एक प्रोजेक्ट चीता लागू किया गया है। इस प्रोजेक्ट चीता के तहत सरकार चाहती है कि भारत के जंगलों में फिर से चीता का पुनर्वास हो, हमारे जंगल में फिर से चीता चहल पहल करे, है ना। चीता के बिना हो सकता है कि जंगल सुनसान लगता हो, अच्छा लगेगा कि एक पुराना सदस्य अब नहीं रहा, फिर से वो आ जाएगा, है ना। तो फिर से चीता का पुनर्वास भारत के जंगलों में हो, इसके लिए भारत सरकार ने प्रयास किया है। और ये प्रयास क्या है? प्रोजेक्ट चीता 2022 से लागू है। इस प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को पीएम मोदी के नेतृत्व में ये काम शुरू किया गया। 17 सितंबर 2022 को माननीय पीएम मोदी का जन्मदिन भी है, और उसी दिन से प्रोजेक्ट चीता लागू भी किया गया। तो पहली बार जब लागू किया गया तो 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ। प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ, इसके तहत नामीबिया से 8 चीते लाए गए। और इन चीतों को क्या किया गया? एमपी का यानी मध्य प्रदेश का कुन्हो नेशनल पार्क है, कुन्हो नेशनल पार्क है, उसमें 8 चीता को छोड़ दिया गया। इसमें से कुछ चीतों को मृत्यु भी हो चुका है, क्योंकि भारत का वातावरण अलग है, अफ्रीका का वातावरण अलग है, तो उसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, है ना। तो 8 चीतों को छोड़ दिया है कुन्हो नेशनल पार्क में। फिर से फरवरी 2023 में फिर से चीते लाए गए दक्षिण अफ्रीका से चीता लाया गया, है ना। और फिर 2024 में फिर उसको फिर से कहाँ डाला गया है? कुन्हो नेशनल पार्क में। जो फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से चीता लाया गया, उसको कुन्हो नेशनल पार्क में लाया गया। लेकिन याद रखने वाला बात क्या है, देखिए 2024 में जो चीते आएंगे ना, 2024 में जो चीते आएंगे वो दक्षिण अफ्रीका से ही आएंगे, दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन उसको डाला जाएगा कहाँ? एमपी के गांधी सागर अभ्यारण्य में। हो सकता पूछ दे, अभी तो कुन्हो में डाला गया है ना, 2022 में, 2023 में फिर कुन्हो में डाला गया, लेकिन 2024 में जो होगा ना, वो गांधी सागर अभ्यारण्य में डाला जाएगा चीतों को। और भारत सरकार अफ्रीका के साथ समझौता भी किया चीता को लेकर कि समय समय पर वो चीता मंगाता रहेगा और भारत के जंगलों में उसको छोड़ता रहेगा, ताकि उसका फिर से पुनर्वास सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, और हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।